आकांक्षा दुबे की मौत का रहस्य लगातार उलझता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आकांक्षा के वकील ने पुलिस के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही एक और कड़ी सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि आकांक्षा ने मौत से पहले ब्रेकअप पार्टी दी थी। वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि आकांक्षा आत्महत्या से एक दिन पहले 3 दोस्त के साथ पब में थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। 11,000 रुपए का बिल भरा, मगर पार्टी में वो कुछ नहीं खाई और नहीं उसने कोई नशा किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा की सांस नली और पेट में कुछ नहीं मिला है, जबकि एक 20 ml का भूरा सामग्री दिख रहा है। पुलिस के लोगों के द्वारा यह तो बता दिया गया कि वो पार्टी थी, ब्रेकअप पार्टी थी, उसमें कई लोग थे, लेकिन जो सच बात है वह अभी तक अंदर है। बता दें कि 26 मार्च को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले में धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की तलाश कर रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाने की परंपरा है, इसीलिए देश में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई जा रही है। समस्तीपुर में भी भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर पर मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी से निशान यात्रा निकाली गई। यह निशान यात्रा शहर के मारवाड़ी बाजार और स्टेशन रोड से होते हुए वापस मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा के दौरान आकर्षक झांकी भी निकाली गई। इस झांकी के दौरान कलाकार हनुमान के वेश में नजर आए। वहीं राम सिया की जोड़ी के सामने हनुमान ने जमकर राम भक्ति में डूबकर नृत्य की प्रस्तुति की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कितने उमंग और उत्साह के साथ भगवान हनुमान की भक्ति में झूम रहे हैं। महिलाएं और पुरुष हाथों में ध्वज लेकर खूब डांस कर रहे हैं। इस दौरान शोभा यात्रा जिस रास्ते से भी होकर गुजरी, वहाँ पूरा इलाका भक्ति भाव से डूबा नजर आया। राजधानी पटना में हनुमान जयंती की धूम देखने को मिल रही है। हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। पटना स्टेशन स्थित सुप्रसिद्ध महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हनुमान जी के दर्शन कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोई भगवान की आराधना कर रहा है तो कोई सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ कर रहा है। कुछ भक्त लड्डू का भोग लगा रहे हैं तो कुछ श्रद्धालु भगवान हनुमान की आरती कर रहे हैं। हनुमान जयंती को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान जयंती के दिन श्रद्धा और निष्ठा से बजरंग बली की पूजा अर्चना करते हैं, उनके रोग दोष दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही ऐसे लोग जिन पर शनि की अशुभ दृष्टि होती है, वे अगर हनुमान जयंती के दिन व्रत रखकर बजरंग बली जी की पूजा करें तो शनि का प्रभाव कम होता है। गुमला घाघरा प्रखंड के हापामुनी गांव में चल रहे मंडा मेला में फुलकुंदी कार्यक्रम में अहले सुबह 3 बजे आग के अंगारों पर चले भोक्ताओं और ग्रामीणों ने भक्ति की शक्ति का परिचय दिया। इस क्रम में 150 भोक्ताओं की ओर से भगवान शिवलिंग पर पूजन पाठ किया गया। भगवान के शिवलिंग से फूल गिरने के बाद फुलकुंदी के लिए तैयार हुए, जिसके बाद भोक्ता लगभग 20 फीट लंबाई की धधकती आग के अंगारों पर खाली पैर चलकर पार हुए। भोक्ताओं के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भी नंगे पैर आग के अंगारों से पार हुए। इस दौरान मेले में मौजूद लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आग पर चलने से कई मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ शरीर के सारे कष्ट भी दूर होते हैं। इन अनोखी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंडा मेला की फुलकुंदी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कलाकारों ने भक्ति, नागपुरी, ठेठ गीत और नृत्य प्रस्तुत किए, जिनका लोगों ने खूब आनंद उठाया। बेगूसराय के गोविंदपुर 3 पंचायत स्थित मुरली टोल गांव में प्रेमी जोड़े को छुप छुप कर मिलते ग्रामीणों ने पकड़ लिया और दोनों की मंदिर में शादी करा दी। बताया जा रहा है कि मुरली टोल गांव के रहने वाले बाबूलाल शर्मा की बेटी संगीता कुमारी की दोस्ती पूर्णिया जिले के रहने वाले रामसागर शर्मा के बेटे हरेराम शर्मा से फोन पर हुई थी। फोन पर बात करते करते ही प्यार धीरे धीरे परवान पर चढ़ गया और दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। फिर बीते दिन दोनों ने झमटिया गंगा धाम स्थित मंदिर में मिलने का प्लान बनाया। दोनों मंदिर में काफी देर तक बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ लड़कों की नजर दोनों पर पड़ी। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बात जब शादी पर आई तो प्रेमी इनकार करने लगा, मगर लड़की शादी रचाने की जिद पर अड़ी रही।
देखते ही देखते मामला पुलिस तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाकर पुलिस की पहल पर मंदिर परिसर में ही दोनों की शादी करा दी गई। फिलहाल ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाने वाली ये तस्वीर बिहटा नगर स्थित राजकीय उड़ेहन बालिका उच्च विद्यालय से सामने आई है, जहां शिक्षक नदारद हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल भी विद्यालय से गायब हैं। स्टूडेंट का आरोप है कि रोज का यही हाल है, बच्चे आ जाते हैं लेकिन शिक्षक गायब रहते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में लगभग 300 बच्चे हैं, 10 शिक्षक तैनात हैं, मगर जब भी पढ़ाई की बात आती है तो ज्यादातर शिक्षक शिक्षिका समेत प्रिंसिपल नदारद ही रहते हैं। स्कूल खुलने का निर्धारित समय सरकार की ओर से 6:30 बजे के करीब रखा गया है, लेकिन यहाँ तो 8 बजे तक भी ताला लटका रहता है। यही कारण है कि अधिकांश छात्राएं स्कूल के बंद गेट को देखते ही लौट जाती हैं। अगर किसी तरह से कोई छात्रा पढ़ने के लिए रुक भी जाए तो टीचर से करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक ही पढ़ने का मौका मिल पाता है। ऐसे में बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे है। शेखपुरा में जीविका की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर नीरा वितरण स्टॉल की शुरुआत की गई है, जिससे नीरा पीने के लिए काउंटरों पर भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कई लोग तपती धूप में ठंडा नीरा का आनंद ले रहे हैं। लोगों की माने तो शुद्ध और ताज़ा नीरा कई प्रकार के रोग में लाभदायक सिद्ध हुआ है। यह अत्यंत पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नीरा पीने से त्वचा का निखार भी होता है। नीरा काउंटर और बिक्री केंद्र खुलने से उत्साहित जीविका के डीपीओ के मुताबिक ये एक बेहतर प्रयास है। नीरा शुद्ध और पौष्टिक भी माना जाता है, जिसके पीने से कई लाभ भी होते हैं। इसीलिए नीरा वितरण स्टॉल को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, ताकि बड़ी संख्या में लोग इस गर्मी के मौसम में नीरा का लुत्फ उठाएं। आपको बता दें, नीरा उत्पादन में लगे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जीविका की ओर से जीविकोपार्जन कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत इस धंधे से जुड़े लोगों का आर्थिक विकास भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर के गरहा में आयोजित अर्जुन बाबू पशु मेले में कुश्ती के दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सहित कई राज्यों से आए महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। यहां देश ही नहीं विदेश के भी पहलवान पहुंची। दंगल में नेपाल के पहलवानों ने खूब दमखम दिखाया और प्रतिद्वंद्वी को धूल चटाया, लेकिन इस दंगल में महिला पहलवानों की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह महिला पहलवानों ने निकाल दाव, कला जंग, टंगी और ईरानी दांव से अखाड़े में सामने वाले पहलवान को चित कर दिया। बिहार के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो करवाया है, वो भी लड़कियों की कुश्ती, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ और बहुत सारी जूनियर हमारी निकलें, अपना कैरियर बनाएं। आपको बता दें कि एक पहलवान के लिए सिर्फ ताकत और शारीरिक स्वास्थ्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे फुर्ती और धैर्य के साथ अपने प्रतिद्वंदी पहलवान का मन पढ़ना पड़ता है और फिर मौका लगते ही सही दाव भी लगाना पड़ता है। कहते हैं दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो लाख परेशानियां सामने खड़ी हों, तो इच्छा शक्ति और आत्मबल की बदौलत उन तमाम मुश्किलों पर जीत हासिल की जा सकती है। रांची के सिल्ली को तीरंदाजी का गुरुकुल माना जाता है। इसी गुरुकुल यानी बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर सिल्ली में सुरभि नाम की एक दिव्यांग तीरंदाज इन दिनों लगातार अपने लक्ष्य पर निशाना साध रही है। सुरभि जन्म से ही दिव्यांग है, ये चल नहीं सकती, लेकिन इसकी इच्छा थी कि वह भी तीरंदाजी सीखकर आर्चरी की दुनिया में नाम कमाए। ये बच्ची बोलेंगे कि इतना कैच करती है कि आप जो बोलो वो करती है। 3 महीने में ये अपने आप को रेडी कर ली, वो भी डिस्टेंस शूट करने के लिए। सुरभि पिछले 3 महीने से आर्चरी सेंटर पहुंच रही है। सेंटर में पहले उसने नजदीक के टारगेट पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, फिर यह साबित किया कि दूर का लक्ष्य भी उसके कौशल से ज्यादा दूर नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज उसके कोच भी सुरभि की तारीफ करते नहीं थकते। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने वाली पीएसए प्लांट मामूली फॉल्ट के कारण बंद पड़ी है। पिछले 2 दिनों से प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई ठप है, जिसके कारण मरीजों को खासा परेशानी हो रही है। पीएसए प्लांट से इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, एसएनसीयू और पीकू वार्ड में भर्ती मरीजों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, लेकिन अब पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई है।
इसमें दिक्कत आ रहा है कि मौसम थोड़ा सा क्लाइमेट बीच में ख़राब हुआ था, तो उसके कारण इसमें मॉइस्चर का कुछ ये आ गया था, जिसके कारण इसका जो प्योरिटी है उतना प्योरीफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 90 के बिलो ही मान नीचे ही आ रहा है। जानकारी के अनुसार मरीजों की जान बचाने के लिए सदर अस्पताल प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। फिलहाल सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम चलाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में पीएम केयर फंड से गोपालगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। गिरिडीह के जंगलों में आग लगने की घटना पर रोक नहीं लग रही है। तीसरी प्रखंड के पंचरुखी में बीच जंगल में आग लग गई है। आग में सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए हैं और यहाँ रहने वाले वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जंगल में लगी आग दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। आग किसने लगाया, इस बारे में किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि महुआ चुनने वालों ने ये आग लगाई होगी। वन विभाग से इस आग पर काबू पाने की भी अपील की जा रही है। आग ने अभी तक बुझाने का कोई काम क्रिया अभी तक नहीं किया गया है, जो कि लगातार 3 या 4 दिनों से ये मकसद चलता ही आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आवासीय घर भी है। अगर आग पर काबू नहीं पाया गया तो हो सकता है कि आग कच्चे मकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती है, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका है। कुड़मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड और बंगाल बॉर्डर पर रेल चक्का जाम और हाईवे जाम किया गया है। इस आंदोलन से झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हजारों गाड़ियां हाईवे पर फंसी पड़ी हैं। बंगाल बॉर्डर से झारखंड की ओर 20 से 25 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार दिख रही है। यहाँ पिछले 3 दिनों से जाम में फंसे ड्राइवर बेहद परेशान दिख रहे हैं। जमशेदपुर में आंदोलन के तीसरे दिन रेल चक्का के साथ ही हाईवे भी जाम रहने से लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। झारखंड और बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र में जाम से लोग करा रहे हैं। आपको बता दें कि कुड़मी समाज आर पार के मूड में है। कुड़मियों ने अपनी मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। रेल परिचालन ठप है। NH49 भी अनिश्चितकालीन के लिए जाम है। हाईवे पर वाहनों का परिचालन भी बंद है, जिसके कारण वाहनों की कतार धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अभी तक जस्टिफिकेशन बिल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। सरकार कुड़मियों को धोखा दे रही है। पतरातू लेक में 60 सीटर वातानुकूलित क्रूज आने के बाद स्थानीय नाविकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होता जा रहा है। नाविकों ने बताया कि ज्यादातर पर्यटक क्रूज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 60 सीटर क्रूज वातानुकूलित और कई सुविधाओं से सुसज्जित है। ऐसे में पर्यटक स्पीड बोट की सवारी करने कम संख्या में पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर नाविकों के रोजगार पर पड़ रहा है। नाविकों ने कहा कि लोन लेकर बोट खरीदे हैं, यही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर की दैनिक जरूरतों को यही की कमाई से हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग तरफ एकदम पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं और इस तरह से हम लोग को रोजी रोटी में बाधा का उत्पन्न हो गई है। नाविकों ने बताया कि G20 समिट के डेलीगेट्स को घुमाने के नाम पर ये क्रूज आया था। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को बीच का रास्ता निकालकर हम लोगों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए पहल करने की जरूरत है, नहीं तो हम और हमारा परिवार भूखे मर जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जिले के भौगोलिक रूप से सुदूर और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गांव के लोगों को आज भी पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। आज भी गांव के लोग नदी तालाब के गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। पोड़ाहाट अनुमंडल क्षेत्र के नचलदा गांव की हालत ऐसी है कि 250 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लोग छोटे से तालाब के किनारे बने चुआ के पानी पर निर्भर हैं, क्योंकि गांव में लगा एकमात्र चापाकल भी कई दिनों से खराब पड़ा है। चापाकल एक ही है जो दिए थे करीबन 2002 को, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से दिया था, वो खराब हो गया। हाँ। बताया जा रहा है कि चुआ के पानी से ही नचलदा गांव में रहने वाले लोग खाना बनाते हैं और इसी पानी को भी पीते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बताया जा रहा है कि इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती है।
सिवान में पुलिस की टीम पर हमला हुआ। पिता और पुत्र के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस पर ईंट पत्थर और लाठी डंडे से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले वो मारने के लिए दौड़ा, उसके बाद हम अपना जान बचाए और वो आगे आया और वो जो लाठी लिया था पूरा सर पे मारा लाठी। आखिर क्यों मारा? वो पूछने का मौका ही नहीं दिया। हम लोग पहुंचे और वो लाठी चलाने लगा। लखराऊ गांव में डायल 112 की पुलिस टीम और मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। हमलावरों ने 2 महिला पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया था और किसी तरह से पुलिसकर्मी मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद से पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में हैं और हमलावरों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। लखराऊ गाँव में हमला के बाद से ग्रामीण भी डरे और सहमे हैं। जिन पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। पूर्वी चंपारण में कोटवा प्रखंड के निवासी इन दिनों एक आवारा सांड के आतंक से परेशान हैं। गांव के कई लोगों और मवेशियों को सांड ने जख्मी कर दिया है। हद तो तब हो गई जब सांड ने एक युवक को पटक कर मार डाला। युवक कोटवा बाजार से कोटवा गांव मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इसी दौरान बाइक की आवाज से सांड भड़क गया और युवक को खदेड़कर घर में घुसकर मार डाला। सांड को मार दिया जाए और नहीं तो उसका कोई व्यवस्था कर, नहीं तो कितना होगा। राम बालक सिंह को खेत कर ले जाकर रूम में पटक कर मुआ दिया। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। किसानों के खेत में जाकर ये सांड उत्पात मचाता है, बैलों को निशाना बनाता है और जब इसे लोग खदेड़ते हैं तो उल्टे लोगों पर ही इसका कहर टूटता है। सांड के उत्पात से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से सांड के आतंक से मुक्ति दिलाने की मांग की है। लोग अपने घरों में भी चैन की नींद नहीं ले पाते हैं क्योंकि सांड के आ जाने का भय उन्हें सता रहा होता है। गोपालगंज पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, चाकू, 3 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। भोरे थाने की पुलिस ने 3 अपराधियों को दुबे जिगना गांव से गिरफ्तार किया है। इसमें जो 3 अपराधी जो इन्वॉल्व थे उन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और जिस चाकू का प्रयोग हुआ था उस चाकू को भी बरामद किया गया है। इसके साथ इनके पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान दुबे जिगना निवासी मंजेश राम उर्फ कुली राम, राहुल राम और कटैया थाने के बघी गांव निवासी आकाश यादव के रूप में की गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हररिया गांव में आपसी विवाद के दौरान चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास जब तलाशी ली गई तो चोरी की बाइक और हथियार बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा है। बेतिया में आग से भारी तबाही हुई है। मीनाटार थाना क्षेत्र के रामपुरबा गांव में अचानक आग लगने से 9 घर जलकर राख में तब्दील हो गए। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जब तक दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। ग्रामीणों ने साजिश कर आग लगाने का आरोप लगाया है। जो साहब नोटिस डाला रही घर खाली करे के, अब मुझे टाइम मिल रहा है 5 तारीख हटावे के। अब 5 तारीख ना हटावे तो हमने 4 तारीख के साजिश से आग लगा के हमने घर जरा दिल बंदू। ग्रामीणों के मुताबिक सीओ की ओर से नोटिस जारी किया गया था कि 5 अप्रैल तक हर हाल में अतिक्रमित जमीन से झोपड़ी हटा देना है, लेकिन 4 अप्रैल की रात में ही अचानक आग लग जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। साजिश की आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसमें सबको जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पेट्रोल छिड़ककर आग किसी ने लगाई क्योंकि घटनास्थल पर पेट्रोल की बदबू आ रही थी। हजारीबाग में रामनवमी के दौरान शहर में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के साथ डीजे बजाने से रोकने पर पुलिस पर हमला किया गया था। इस मामले में लोहसिंगना और कोर्रा थाने में अलग अलग 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन मामलों में कुल 103 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये इंद्रपुरी स्थित मस्जिद पर पत्थरबाजी किया गया था। उस आलोक में लोहसिंगना थाना में कांड दर्ज किया गया है और उसमें जो भी सम्मिलित व्यक्ति हैं, जो अभियुक्त हैं, उसका हम लोग उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जुलूस के दौरान इंद्रपुरी चौक स्थित धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, आपत्तिजनक नारे लगाने और पथराव करने को लेकर
लोहसिंगना थाने में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना 1 अप्रैल की सुबह 4:50 की है। इसमें 15 को नामजद और 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। नामजद आरोपी में कोर्रा सार्वजनिक पूजा समिति के लोग शामिल हैं। रांची का मरांग गुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम अपने नए लुक के साथ तैयार नजर आ रहा है। स्टेडियम के पुनरुद्धार का काम अब आखिरी चरण में है। न्यूजीलैंड से लाकर बिछाए गए एस्ट्रोटर्फ ने स्टेडियम की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। झारखंड में जिस खेल को धर्म का दर्जा प्राप्त है, उस खेल का नाम है हॉकी। यानी झारखंड की नसों में दौड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ हॉकी। रांची के मोराबादी स्थित जो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम है, यहाँ ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगाए गए हैं, न्यूजीलैंड से मंगाए गए हैं और इसका मतलब साफ है कि अब रांची अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए पूरी तरह से तैयार है। 5000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए तैयार नजर आ रहा है। जल्द ही लोगों को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन भी देखने को मिलेगा। इसको लेकर खेल प्रेमियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड ने एक से बढ़कर एक हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। बक्सर में पिछले कई वर्षों से अधर में पड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर अब काम शुरू होने वाला है। गंगा में दूषित और गंदा पानी जाने से रोकने के लिए बक्सर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, जो करीब 10 साल पुराना है। इस पर 2011 में काम शुरू हुआ था और इसे 2013 में ही पूरा हो जाना था। वर्षों से जो हमारे यहाँ पेंडिंग है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, वो एक बक्सर की कामना पूरी हो जाएगी। जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा की हम लोग परिकल्पना करते हैं, वो साकार आने वाले दिनों में हो पाएगा। इस योजना के तहत घरों से निकलने वाले गंदे पानी को शुद्ध करके गंगा में बहाया जाएगा। 2011 में बक्सर के सारिमपुर में बने इस आधे अधूरे प्लांट को बनाने का जिम्मा चीनी कंपनी ट्राइटेक ने लिया था। इस पर 52 करोड़ रुपए खर्च होना तय था, लेकिन धीमी रफ्तार की वजह से सिर्फ 10% काम ही पूरा हो सका है। गुमला डुमरी थाना क्षेत्र के शंखसर डीह गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने न सिर्फ घरों को तोड़ा, बल्कि घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान विजय सिंह को हुआ है। जंगली हाथी ने विजय सिंह के घर का क्या हाल किया है, तस्वीर देख आपको अंदाजा लग गया होगा। रात के वक्त जंगली हाथी ने इस घर का ये हाल किया। हाथी आया और हमारे घर को धंस दिया, जिसमें मेरा बाबू सोया था, बाल बचा और तीनों साइड धंस के उसके बाद 10 बोरा धान खा गया, जिसमें मेरा लगभग 50,000 का नुकसान हो गया। रात के करीबन 3 बजे के आसपास एक विशाल जंगली हाथी पहुंचा और घर की दीवार को